आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की, जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती बनते जा रहे हैं। टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन लंबे समय से चर्चा में है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ईद के बाद बड़ा धमाका हो सकता है और नायडू बीजेपी से अलग हो सकते हैं। क्या वक्र संपत्तियों पर नायडू के बयान के पीछे कोई बड़ी रणनीति है? क्या बीजेपी और टीडीपी के रास्ते अलग होने वाले हैं? क्या 2024 का चुनावी गणित बदलने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। चंद्रबाबू नायडू का नया दांव। अभी कुछ दिन पहले विजयवाड़ा में इफ्तार पार्टी के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, टीडीपी सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने हमेशा मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा की है और आगे भी करते रहेंगे। इतना ही नहीं, इमामों और मौजनों के वेतन में भी इजाफा किया गया। इमामों को अब 10,000 रुपए मानदेय मिलेगा, मौजनों को अब 5,000 रुपए दिए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि चंद्रबाबू नायडू ने यह बयान क्यों दिया? क्या यह सिर्फ एक सामाजिक कल्याण का कदम है या इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है? बीजेपी टीडीपी के रिश्तों में बढ़ती दूरियां। बीजेपी और टीडीपी के रिश्ते वैसे भी हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2014 टीडीपी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और सत्ता में आए। 2018 टीडीपी ने केंद्र सरकार से अलग होकर बीजेपी पर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न देने का आरोप लगाया। 2024 चुनाव से पहले फिर साथ आए, लेकिन अब रिश्ते फिर बिगड़ते दिख रहे हैं। नायडू के वक्फ संपत्ति वाले बयान ने बीजेपी को असहज कर दिया है। बीजेपी हमेशा से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की बात करती रही है, लेकिन नायडू इस मुद्दे पर बीजेपी से अलग खड़े नजर आ रहे हैं। यानी नायडू बीजेपी को संकेत दे रहे हैं कि वे अपनी राह अलग कर सकते हैं। वक्फ विधेयक 2024 बीजेपी के लिए नई चुनौती। ईद के बाद केंद्र सरकार एक बड़ा विधेयक संसद में पेश करने जा रही है, वक्फ विधेयक 2024। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और निगरानी को लेकर बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म करने की दिशा में एक कदम बता रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर नाराजगी है। अब चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर बीजेपी को सीधे टक्कर दे दी है। अगर टीडीपी इस विधेयक के खिलाफ खड़ी होती है तो बीजेपी को संसद में मुश्किलें आ सकती हैं। क्या टीडीपी अब पूरी तरह बीजेपी से अलग होने वाली है? राजनीति में संकेतों की बहुत अहमियत होती है। नायडू की हालिया गतिविधियों को देखें। नंबर 1, वे मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। नंबर 2, बीजेपी के कई फैसलों से दूरी बना रहे हैं। नंबर 3, विपक्षी दलों से उनकी बातचीत तेज हो रही है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो ईद के बाद चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि वे बीजेपी से नाता तोड़ लें और खुद को स्वतंत्र कर लें। अगर ऐसा होता है तो आंध्र प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। 2024 के चुनावी समीकरण पर असर। अब सवाल यह है कि अगर टीडीपी बीजेपी से अलग हो जाती है तो इसका चुनावी असर क्या होगा? आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। टीडीपी मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोटों को आकर्षित करने की कोशिश करेगी। बीजेपी को आंध्र प्रदेश में नया गठबंधन तलाशना पड़ेगा। यानी चंद्रबाबू नायडू का यह रुख सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की तैयारी है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती या नायडू का चुनावी दांव। तो क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लिए नई मुसीबत बन चुके हैं? क्या ईद के बाद टीडीपी बीजेपी गठबंधन का अंत होने वाला है? क्या यह सिर्फ नायडू की चुनावी रणनीति है या फिर वह सच में बीजेपी से अलग हो जाएंगे? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और टीडीपी के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नायडू अब बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। कि जब अगले चुनाव वहां आएंगे तब चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं ये कह रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। औरंगजेब विवाद पर दिए बयान का समर्थन किया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन ने जो कहा, उन्होंने दरअसल औरंगजेब के बयान पर समर्थन किया पार्लियामेंट में, और वो इसलिए कहा क्योंकि हर कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा है। बीजेपी के नेता औरंगजेब के बारे में बहस करना चाहते हैं, तो रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास का वो पन्ना पलट दिया जहां कुछ ऐसा लिखा हुआ था, हमने 100-200 साल पहले का इतिहास नहीं लिखा था। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी से ये अनुरोध कर रहा हूं कि वो इतिहास के पन्ने ना पलटे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत कुछ बाहर निकल कर आएगा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक होने वाला था तो किसी ने नहीं किया था। उनका तिलक हाथ से नहीं बल्कि बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था।
क्या आज बीजेपी इसकी आलोचना करेगी? छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगेगी? ये बड़ा सवाल है। अब हम इतिहास के पन्नों में जा रहे हैं। आज की शेयर मार्केट नहीं देख रहे हैं, रोजगार को लेके बुरे हाल हो रहे हैं, ये नहीं देख रहे। एक मंत्री हैं एक राज्य के, वो हनुमान जी के दर्शन करने गए, खेड़ा हनुमान जी के दर्शन करने गए, वहां एक लड़की रो रही थी। उस रोती हुई लड़की को उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बहन, मत बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूं। तो वो लड़की लगातार रोते ही जा रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने बोला किसी तरह, बताइए क्या हुआ। तो लड़की ने बोला कि मेरा पति वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग का काम करता है, लेकिन इतनी बुरे हाल है, आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा है कि मैं अपनी बच्चे की फीस जमा नहीं कर पा रही हूँ और मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। इसके लिए वो मंदिर में आई थी और रो रही थी। उसे नहीं पता था कि वहां पर वो मंत्री महोदय पहुंच जाएंगे। मंत्री महोदय ने उनको तो बोल दिया कि आप अपने पति को भेजिएगा, मैं इसका परेशानी का हल जरूर दूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन कितने लोग मंत्रियों से टकराएंगे इस 140 करोड़ की जनता में? आइए चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी से। सर, ये वाक्य हुआ है, ये तमाम जो चीजों का जिक्र मैंने किया है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हमारे देश में अब ये चर्चाएं हो रही हैं जो इसकी जगह बची है, या अभी जो पहले घट रहा है उसे दबाने के लिए बीजेपी औरंगजेब जैसे मुद्दे उठा रही है? अब उसमें कहीं राणा सांगा आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है। सवाल ये है कि हम बात क्या करें, अब हमारे लिए फायदेमंद चीज क्या है? देखिए विनीता जी, आपने जो मंदिर वाला वाकया बताया है वो तो एक उदाहरण है, लेकिन इस उदाहरण के बहाने हम ये कह सकते हैं कि एक निर्वाचित और 5 साल में जो चुनी हुई सरकार होती है, उसकी बुनियादी जो काम है वो क्या होने चाहिए। उसके यही काम होने चाहिए ना कि हर आदमी की इनकम बढ़े, हर हाथ को काम मिले, हर बेघर को घर मिले, हर महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, बेरोजगारी कम हो। यही उसके मुख्य काम होते हैं। और बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हों, डिफेंस मजबूत हो, सीमाएं हमारी मजबूत हों, ये भी उसके दायित्वों में आता है। लेकिन जब कोई सरकार, हमने केवल इसी सरकार की बात नहीं है, हमने विश्व की अनेक देशों में देखा है कि जब सरकारों के पास अपनी उपलब्धियां नहीं होती, उनका खजाना खाली होता है, उनकी उपलब्धियों की झोली खाली होती है, तब वो कुछ इस तरह के जिन्न बोतल में से निकालते हैं कि जिनके आधार पर मतदाताओं को बांटा जाता है, ताकि एक बहुमत के आधार पर बड़ा मतदाता उनको समर्थन करे। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब उपलब्धियां नहीं होती, तो फिर यहाँ पर मजहब के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो मतदाता जो है वो उस पार्टी को अमुक पार्टी को सपोर्ट करे। अदम साहब ने क्या कहा था कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो ये यूं ही नहीं उन्होंने लिखा था, ये हमारी हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर वो काम करना नहीं चाहती, तो कम से कम इस देश के नागरिकों को बख्श दें कि वो उनके दिलों में दरार नहीं आए। अरे हम इस बात से तुलना क्या, सारी दुनिया आगे जा रही है। अभी हमने कल ही, आपने भी पढ़ी होगी खबर कि चलिए सुनीता विलियम तो 17 घंटे में आई है, लेकिन रूस तो 3 घंटे में ही ले आता। यानी एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है और हम किराए पर लड़ाकू विमान ले रहे हैं, हम लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं, हम पनडुब्बियां खरीदते हैं, हम राफेल जैसे विमान खरीदते हैं, हम बना नहीं पा रहे हैं अपने। चीन को आप देखिए अपने रिसर्चेस पर कितना पैसा खर्च करता है। हम उसका एक तरफ उसका जो 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 उसका धन है वो पहाड़ जैसा है, और हमारा जो धन है रिसर्च के नाम पर, शोध के नाम पर, वो जीरो जैसा, एक जीरे के बराबर। तो ये कहने का मतलब है कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, हमारे विकास की जो प्राथमिकताएं हैं, वो गड्ढमड्ढ है। और जब प्राथमिकताएं गड्ढमड्ढ होती हैं, तो नुकसान किसी सरकार का नहीं होता, नुकसान किसी अफसर का नहीं होता, नुकसान होता है कि औसत मतदाता का, नुकसान किसी पार्टी का भी नहीं होता। जीतती पार्टियां हैं, हारती पार्टियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी हार होती है उस मतदाता की जो इन पार्टियों के सामने हारता है। जी।
बड़ा सवाल ये है सर, तमाम तरह की चीजें यहाँ पर चल रही हैं। राजनीतिक उठापटक बहुत बुरी तरह से है, क्योंकि जहाँ एक तरफ हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की भी और हिंदी की बेल्ट को लेकर के जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जहाँ पर जनसंख्या परिसीमन की बात शुरू हो गई है जनसंख्या के आधार पर, और चंद्रबाबू नायडू भी वहां पर अपना पाला कभी इधर पलट लेते हैं, कभी उधर पलट लेते हैं। अचानक से वो कह रहे हैं कि तेलुगु के साथ हिंदी भी जरूरी है, अचानक से वो कह रहे हैं कट्टर हिंदू की बात करने लगे हैं। तो ये कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं, जहाँ पे आर्थिक चीजों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, हम ये सारी चीजों के बारे में, हमारे ये बड़े बड़े नेता ये क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नायडू के अगर करियर को देखें, उनके इतिहास को देखें, तो जहां पर उनको अपने लिए लड़ना था बीजेपी से, वो लड़े ही नहीं। वहां पर भी वो उल्टा अभी उनके साथ ही खड़े हो गए। तो जनता के लिए कितना लड़ेंगे, अपने वोट बैंक के लिए कितना लड़ेंगे। मतलब एक इंटीग्रिटी पर सवाल आ रहा है सर यहाँ पे इन लोगों को लेकर के, समझ नहीं आता है कि आप असल मुद्दे कब उठाएंगे। आप ठीक कह रही हैं। अब जो सियासत हो रही है, इस सियासत में मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि ये अवसरवादी सियासत है, सिद्धांतों और सरोकारों की सियासत नहीं है। जिस चंद्रबाबू नायडू को हमने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में देखा था, जब वो एनडीए के संयोजक भी हुआ करते थे, तब भी हमने उनकी भूमिका देखी थी। हमने तब भी उनकी भूमिका देखी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमने तब भी उनकी भूमिका देखी जब उन्होंने पाला बदला। और अब आज जैसे आपने कहा कि वो कट्टर मजहबी बयान देने के लिए उतावले हैं, तो ये जो बात है, ये मुझे लगता है कि ये एक इंसल्ट है भारत की डेमोक्रेसी का। क्योंकि भारत का मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो, निर्वाचित मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, और संविधान की शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात जो आपने भाषा वाली कही है, भाषा के आधार, देखिए त्रिभाषी फॉर्मूला 60 के दशक में आया था, और उस समय उस पर काफी चर्चा हुई थी, और हम बीच-बीच में लगातार इस बात पर चर्चा करते भी रहते हैं। इस देश का बौद्धिक समाज भी चर्चा करता है कि हाँ, अधिक से अधिक आप किसी भाषा से नफरत नहीं कर सकते। लेकिन भारत जैसी विविधता जो है, विनीता, आप देखिए कि दुनिया के किसी देश में नहीं है। इतनी भाषाएं, इतनी सांस्कृतिक विविधता किसी और मुल्क में नहीं है। इतने धर्म किसी और मुल्क में नहीं है। तो जहां ये हो, तो आपको सबका सम्मान करना पड़ेगा, हर भाषा का सम्मान करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये मिला-जुला लोकतंत्र जो है आगे बढ़ता है। हम अगर देखिए, आप ज्यादातर आप मुल्कों, यूरोपीय मुल्कों में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, पश्चिम के देशों में देख लें, भाषा अंग्रेजी है, या कुछ देशों में देख लीजिए तो जैसे जर्मनी है या चीन की है या कुछ और है, जहां-जहां वो अपनी भाषाएं बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी भी करते हैं, मैं आपको बताऊं, हम अपने यहाँ हिंदी नहीं उतनी पढ़ाते। हमसे ज्यादा हिंदी पढ़ाता है चीन, हमसे ज्यादा हिंदी पढ़ाता है जापान, हमसे अच्छा। ज्यादा हिंदी, जी, हमारे यहाँ से कहीं अधिक यूनिवर्सिटीज हिंदी पढ़ाने वाली चीन में। और हमारे बड़ी यहाँ आप देखेंगे कि चीन में पीजी करने वाले लोग भी शुद्ध हिंदी, भारत में शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते, और जबकि वो एमए हिंदी में होते हैं। तो ये किस बात का सबूत है? कि हमने अपने शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। हम भाषा के आधार पर नफरत तो पैदा करते हैं, लेकिन हम भाषा के आधार पर ज्ञान हासिल करने की कोशिश नहीं करते, और ये बहुत बड़ी खामी है हमारे यहाँ इस समूचे शिक्षा तंत्र में। जी। जी सर। यहाँ पर अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की बात करूँ सर, आप उनको किस तरह का नेता मानते हैं? क्या वो अपनी चीजों को इंटीग्रिटी पर लेकर चलते रहे हैं, या फिर कुछ और बातें रही हैं उनकी? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू या क्षेत्रीय पार्टियाँ या प्रादेशिक पार्टियों के जो जितने भी लोग प्रमुख होते हैं, गठबंधन सरकारों में हमारा जो पुराना अनुभव है, वो ये कहता है कि ये कार्यकाल 4 साल तक तो चलते हैं। 4 साल जैसे ही पूरा होगा, वो आंध्र प्रदेश के स्वाभिमान के बहाने या किसी और, जिससे कि आम मतदाता के सामने एक एक समझने वाला कारण पैदा हो जाए, उस बहाने वो अपना समर्थन वापस लेंगे। क्योंकि 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी तो उनको बर्दाश्त करना होगी। तो 4 साल तक वो सत्ता की मलाई खाते रहते हैं, और जैसे ही अगले चुनाव आते हैं, तब वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि जब अगले चुनाव वहां आएंगे, तब चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप बिल्कुल स्पष्ट
तौर पर मैं ये कह रहा हूँ। ये अपने रास्ते भारतीय अलग कर जनता पार्टी से अलग होना है, लेकिन वो अलग होने का समय बीजेपी तय करेगी या चंद्रबाबू नायडू तय करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी। जी सर, ये बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि ये जो नेता हैं अपने स्वार्थ के लिए 4 साल तक हमें घुमाते रहेंगे और आखिर में जाके अपने ही स्वार्थ पे सीधा पहुंच जाएंगे। अभी हिंदू कट्टर हिंदुत्व की बात करेंगे क्योंकि उनका वोट बैंक मुस्लिम है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हो सकता है वो 1 साल पहले आखिर में जाके अचानक से अपने वोट बैंक की बात करने लग जाएंगे। समझ और चश्मा जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए ताकि साफ सुथरी चीजें दिखाई दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।